जय हिंद दोस्तों। आज मैं समरी करने वाला हूँ आईपीएस मनोज शर्मा की बायोग्राफी 12th फेल की, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का मनोज, जो एक बार 12th में फेल हो जाता है, आर्थिक तंगी से निपटने के लिए टेम्पो चलाता है। फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ आटा चक्की पर काम करता है, लाइब्रेरी में काम करता है और उसे अमीरों के कुत्ते घुमाने का काम भी करना पड़ता है। कई चुनौतियों के बाद भी मनोज अपनी लगन और मेहनत से आईपीएस बन ही जाता है। यह कहानी मोटिवेशन से भरी हुई है, जो आपको संघर्षों से लड़ना सिखाएगी। यह संघर्ष जीवनी हर किसी को जाननी चाहिए, खासकर हर यूपीएससी के अभ्यर्थी को तो जाननी ही चाहिए। तो आइए 12th फेल बुक की समरी के जरिए आईपीएस मनोज शर्मा की संघर्ष भरी जीवनी जानते हैं। यह कहानी प्रारंभ होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलग्राम से, जिसमें मनोज शर्मा रहता है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम विष्णु है। वो पढ़ने में बहुत होशियार है और हमेशा कक्षा में फर्स्ट आता है। इसलिए विष्णु के पापा पूरे गांव में अपने बेटे की तारीफ करते नहीं थकते और साथ ही मनोज को टोंट मारते रहते हैं। विद्यालय में हमेशा चीटिंग होती है और ज़्यादातर बच्चे चीटिंग के भरोसे ही पास होते हैं। मनोज भी उनमें से एक था। 12वीं कक्षा का पहला ही पेपर गणित का होता है। मनोज और विष्णु पेपर देने जाते हैं। मनोज को लगता है कि स्कूल में चीटिंग होगी और पास हो जाएंगे। पेपर शुरू होता है और हर बार की तरह अध्यापक आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर सवालों के उत्तर देने। लेकिन तभी वहाँ के एसडीएम साहब आ जाते हैं, जिनका नाम दुष्यंत सिंह है, और सबकी चीटिंग रुकवा दी जाती है। मनोज की आशाओं पर पानी फिर जाता है और वह बाकी के बच्चे सारे पेपर में चीटिंग नहीं कर पाता है। लेकिन इस दौरान मनोज एसडीएम साहब से बहुत प्रभावित होता है। अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट नहीं आया है। उसी बीच गांव में एक क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट होता है, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर वही एसडीएम साहब आते हैं जिन्होंने चीटिंग रुकवा दी थी। टीम का हिस्सा बनने के लिए हर किसी को 10-10 रुपये देने होते हैं। मनोज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह 10 रुपये नहीं दे पाता, लेकिन वह मैच में कमेंट्री जरूर करता है। उसकी कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह उससे बहुत प्रभावित होते हैं और मनोज की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब 12th के रिजल्ट का दिन आता है। मनोज के चाचा जी भागते भागते मनोज के घर आते हैं और मनोज के पापा से बोलते हैं कि मनोज 12th में फेल हो गया है। मनोज के पापा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा। चाचा थोड़ा और मिर्च मसाला लगा के बोलते हैं, अरे सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया है तुम्हारा लड़का, सिर्फ हिंदी में पास हो पाया है। उधर मनोज को पता चलता है कि वो फेल हो गया है तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मनोज को हमेशा दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है, इसलिए कुएं पर पानी भर रही महिलाओं के पास उनकी मदद करने चला जाता है। महिलाएं प्यार से मनोज को बोलती है, बेटा खुश रहे और भगवान करे इस बार अच्छे नंबर से पास हो जाए। इतने में वहाँ मनोज के चाचा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे अच्छे नंबर तो छोड़ो, यह तो पास भी नहीं हो पाया है। वहाँ मनोज की बहुत बेइज्जती होती है और वह बहुत उदास होता है। खैर, अभी तो आगे बहुत कुछ देखना बाकी था। मनोज फिर से 12th का फॉर्म भरता है और घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए भाई के साथ टेम्पो चलाने का निर्णय लेता है। पापा से पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन पापा मना कर देते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने गहने बेचकर देती है और दोनों टेम्पो खरीद लेते हैं। कुछ कमाई होने लगती है, रोज़ दोनों कमा कर लाते हैं और अपनी माँ को दे देते हैं। लेकिन उनका टेम्पो चलना उस क्षेत्र में चलने वाले बस मालिकों को जमता नहीं है, क्योंकि इससे बस वालों को नुकसान होता है। फिर एक दिन बस मालिक द्वारा थानेदार को रिश्वत देकर मनोज और उसके भाई को झूठे एक्सीडेंट की केस में गिरफ्तार करा दिया जाता है और टेम्पो को जब्त कर लिया जाता है। दोनों को रात भर थाने में गुजारनी पड़ती है। मनोज बड़ा उदास हो जाता है। उसकी पूरी रात रो रो कर गुजरती है। अगले दिन दोनों को जमानत तो मिल जाती है, लेकिन टेम्पो छुड़ाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। दोनों पैदल घर आते हैं। माताजी को सारी बातें बताते हैं। मनोज माँ को गले लगकर फूट फूट कर रोता है। माताजी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, पर मनोज बोलता है कि हम एसडीएम साहब के पास चलेंगे और उनसे जाकर बात करेंगे। वहाँ दोनों पहुँचते हैं और उन्हें एक पर्ची मिलती है। उसमें लिखना होता है कि क्या शिकायत है। लेकिन मनोज को ये लगता है कि अगर एसडीएम साहब को ये बता दिया कि टेम्पो चलाता हूँ तो बेइज्जती हो जाएगी। मनोज पर्ची पर लिख देता है कि पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है। फिर दोनों अंदर पहुँचते हैं। मनोज अंदर जाकर एसडीएम दुष्यंत सिंह को ईमानदारी से फैसले लेते देखता है और एक बार फिर उनसे प्रभावित हो जाता है और मन में सोचता है कि दुनिया में सब बेईमान नहीं है।
जब मनोज की बारी आती है तो मनोज अपनी टेम्पो की बात तो नहीं करता, बल्कि पूछता है कि सर एसडीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है। दुष्यंत सिंह उसे बताते हैं कि तुम्हें एक एग्ज़ाम पास करनी होगी। फिर मनोज मन में ठान लेता है कि अब उसे भी एसडीएम ही बनना है। फिर जब वो गाँव में जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो विष्णु उस पर बहुत हंसता है और कहता है कि 12वीं कक्षा तो एक बार में तुमसे पास नहीं हो पाई और तू डिप्टी कलेक्टर बनेगा। वहीं मनोज का एक दोस्त खड़ा होता है जिसका नाम राकेश है और वो बोलता है कि क्या हुआ, कलेक्टर इंसान ही तो बनते हैं ना, बन जाएगा ये भी। राकेश हमेशा मनोज को उत्साहित करता रहता है। अब मनोज माताजी से 2000 रुपये और उनका आशीर्वाद लेकर निकल पड़ता है ग्वालियर की ओर अपना कॉलेज पूरा करने के लिए। वहाँ उसके चाचा जी का बेटा त्रिलोक और उसका एक दोस्त केशव पहले से पढ़ रहे होते हैं और एक कमरे में सिर्फ 2 ही लोग रह रहे थे, लेकिन अब 3 हो जाते हैं और यह बात केशव को पसंद नहीं आती। एक दिन त्रिलोक अपने गांव चला जाता है और पीछे से कमरे को बंद करके केशव भी गांव चला जाता है मनोज को परेशान करने के लिए, मनोज को बिना बताए। मनोज कमरे पर आता है, उसको कमरा बंद मिलता है। सोचता है शायद केशव कहीं गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन केशव नहीं आता। 2 दिन तक मनोज बाहर भटकता रहता है और उसे सड़क किनारे भिखारियों के साथ सोना पड़ता है। उसके पास सिर्फ 20 रुपये होते हैं जिनसे वो एक दिन तो छोले भटूरे खा लेता है। अब तीसरा दिन भी हो जाता है। मनोज 3 दिन तक भूखा रहता है, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, बिल्कुल मरियल सा हो जाता है। वहीं सामने एक ढाबा होता है जहां मनोज जाकर बोलता है कि अगर आप मुझे खाना दे दें तो मैं आपके यहाँ बदले में बर्तन धो दूंगा। ढाबे के मालिक को दया आती है और उसे खाना दे देता है। फिर मनोज वहाँ के बर्तन धोता है। इस तरह मनोज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे मनोज का कॉलेज पूरा होता है। अब वह एसडीएम का सपना पूरा करने के लिए पीली कोठी में रहना चाहता है, जहाँ पर सब लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं। यह बिल्डिंग पूरे ग्वालियर में पीसीएस की तैयारी करने के लिए आदर्श स्थान मानी जाती है, लेकिन मनोज के पास इतने पैसे नहीं होते कि पीली कोठी में रहकर पढ़ाई करे। मनोज को अब एक लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, साथ ही यहाँ रहते हुए पढ़ाई जारी रखता है और लाइब्रेरी में काम करने के दौरान बहुत पढ़ाई करता है और महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ता है। पर लाइब्रेरी में मनोज के ऊपर पैसे की हेरफेर का आरोप लगता है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए मनोज वहाँ से काम छोड़ देता है। मनोज अब एक गेहूं पीसने की आटा चक्की में काम करने लगता है और एक छोटे से कमरे में रहने लगता है जहां सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती। कुछ समय बाद मनोज का एक दोस्त पांडे वहां आता है और मनोज को देखकर उस पर बड़ी दया आती है और कहता है कि चल तू मेरे साथ पीली कोठी में वहां पर तैयारी करना। अब मनोज पीली कोठी में रहकर लगन से पढ़ाई करने लगता है। पीली कोठी में एक अंशु नाम की लड़की होती है जो मनोज को अपना छोटा भाई जैसा मानती है। उसने पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ होता है, लेकिन उस साल पीसीएस की परीक्षा कैंसिल हो जाती है। इसलिए वही लड़की मनोज और पांडे को 10,000 रुपये देती है और कहती है कि तुम दोनों जाकर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करो। अब मनोज आ जाता है दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आकर मनोज हिंदी की कोचिंग शुरू कर देता है, पर पांडे जी नहीं करते हैं क्योंकि वे अपने आप को हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। लेकिन पांडे की विद्वानता सिर्फ हवाबाजी थी। कोचिंग में टेस्ट होता है जिसमें मनोज फर्स्ट आता है, जिससे क्लास की सारी लड़कियां मनोज से प्रभावित हो जाती है और कहती है कि तुम तो ज़रूर आईएएस बनोगे। तभी मनोज कोचिंग से बाहर आता है। उसको लड़की दिखती है जिसका नाम श्रद्धा होता है। उसको देखकर मनोज को उससे पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है। रोज़ दोनों बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन मनोज कभी श्रद्धा से अपने दिल की बात नहीं कहता। उधर पांडे हमेशा उससे बोलता रहता है कि मनोज यहाँ तैयारी करने आए हो या प्यार करने, लेकिन मनोज उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। उसी बीच मनोज का प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। एक दिन पांडे श्रद्धा को बता देता है कि मनोज 12वीं फेल है। मनोज को लगा कि अब श्रद्धा उससे बात नहीं करेगी, लेकिन श्रद्धा कहती है अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। पांडे जी भी इंग्लिश की कोचिंग शुरू कर देते हैं और वहाँ उन्हें भी एक लड़की योगिता से प्यार हो जाता है। अब तक जो मनोज को प्यार करने के लिए खरी खोटी सुनाते थे, अब पांडे जी की भी प्यार को लेकर सोच बदल जाती है। फिर श्रद्धा अपने गांव अल्मोड़ा चली जाती है अपने उत्तराखंड पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए। इतने मनोज का मेंस एग्ज़ाम आ जाता है। इंग्लिश के एग्ज़ाम में मनोज का एक सवाल गलत हो जाता है। फिर मनोज बाकी के पेपर भी नहीं देता है और उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाता। बहुत गमगीन माहौल होता है।
और मनोज को श्रद्धा की बहुत ज़्यादा याद आती है। रोज़ सुबह शाम बस उसी को याद करता रहता है। तो पांडे कहता है, अगर इतनी याद आ रही है तो चले जा अल्मोड़ा, मिल आ एक बार। मनोज बड़ी मेहनत से श्रद्धा का एड्रेस पता करता है और आईएएस की तैयारी करने वाला मनोज चल देता है दिल्ली से अल्मोड़ा आशिकी करने के लिए, क्योंकि रहा नहीं जाता, चीज़ ही ऐसी है ना। मनोज ने सोच लिया था कि वो अल्मोड़ा जाकर श्रद्धा को अपने दिल की बात बता ही देगा। फिर मनोज पहुंचता है श्रद्धा के घर, श्रद्धा की माताजी से बात करता है और श्रद्धा के बारे में पूछता है। माताजी बता दी है कि श्रद्धा तो हरिद्वार गई है अपनी पढ़ाई के लिए। तो मनोज उसकी मम्मी से डरते हुए श्रद्धा के हॉस्टल का फ़ोन नंबर मांग ही लेता है और जाकर श्रद्धा को फ़ोन करता है। श्रद्धा के हॉस्टल में फ़ोन लगता है। श्रद्धा फ़ोन उठाती है। मनोज थोड़ी इधर उधर की बातें करके अपने दिल की सारी फीलिंग श्रद्धा को बता देता है। ये सुनकर श्रद्धा कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे लगता था तुम एक पढ़ाई करने वाले अच्छे इंसान हो। और ये बोलकर फ़ोन काट देती है। यह सुनते ही मानो मनोज की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो फ़ोन रखकर बाहर जाकर सड़क किनारे बैठ जाता है। लेकिन श्रद्धा कुछ देर बाद फिर से कॉल करती है और कहती है, देखो तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ समय बाद दिल्ली ही आऊँगी। और साथ ही उसने पूछा कि तुम्हारे मेंस एग्ज़ाम का क्या हुआ? मनोज ने बताया कि उसका नहीं हुआ। श्रद्धा बोली, कोई बात नहीं, तुम अभी पढ़ाई पर फोकस करो। हालांकि मनोज का दिल टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो फिर से दिल्ली आता है। एक दिन पांडे के दिल की धड़कन योगिता पांडे और सभी दोस्तों के एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। यहाँ हमारे पांडे जी को पता चलता है कि योगिता तो किसी और से प्यार करती है और वह इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पांडे जी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब प्यार पर दिलो जान कुर्बान करने वाले पांडे जी प्यार के विरोधी हो जाते हैं। इस बीच श्रद्धा भी दिल्ली आ जाती है और अब मनोज और श्रद्धा फिर से साथ में घुल मिल जाते हैं। पढ़ाई और अन्य चीज़ों के बहाने मिलने लगते हैं। अब धीरे धीरे पांडे मनोज से चिढ़ने लगता है कि मेरा तो दिल टूट गया और ये श्रद्धा के साथ कैसे हंस हंस कर बातें करता है, उसके साथ घूमता है। तो पांडे जी ने एक दिन मनोज को बोल दिया कि या तो तू श्रद्धा को चुन ले या मुझको। मनोज को श्रद्धा से बहुत प्यार था। मनोज ने बोल दिया कि श्रद्धा को तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए पांडे जी ने कमरा खाली कर दिया। अब मनोज को कमरे का पूरा किराया खुद ही देना होता था, इसलिए मनोज बहुत काम की तलाश करता है और अंत में मनोज को सुबह और शाम अमीरों के कुत्ते घुमाने का काम मिल जाता है। मनोज का पहले, दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका बचा था। इस बीच मनोज अपने गांव गया। वहां उसे विष्णु और बाकी लोगों ने बहुत ही ताने मारे और बोले, 6 साल से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, बन गए कलेक्टर। लेकिन उसका वही बचपन का दोस्त राकेश कहता है कि कोई बात नहीं मनोज, हौसला रखो, तुम ज़रूर कामयाब होगे। फिर मनोज दोबारा दिल्ली आता है। इस बीच उनमें से एक दोस्त अविनाश का पीसीएस क्लियर हो जाता है और वो एक पार्टी रखता है जिसमें वो सबको बुलाता है। उस पार्टी में पांडे भी आता है। इस बीच श्रद्धा भी मनोज से बहुत प्यार करने लगती है, लेकिन श्रद्धा भी मनोज से बताती नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। वहाँ पार्टी में पांडे को अच्छा मौका मिल गया मनोज और श्रद्धा की बहुत बेइज्जती करने के लिए। पांडे जी ने मनोज की जी भर के बेइज्जती की और कहा, पहले ही कहा था कि पढ़ लो, लेकिन तुम प्यार में पड़ गए। 3 अटेम्प्ट निकल गए और तुम तीनों में फेल हो गए। यह बात श्रद्धा को बहुत बुरी लगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। पीछे पीछे मनोज भी चल देता है। अविनाश ने पांडे को बहुत डांटा, लेकिन पांडे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो आराम से अपना चाउमीन और मंचूरियन खाता रहा। बाहर जाकर श्रद्धा मनोज को बोली, तुम्हें मैंने 100 बार कहा है पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अब तुम्हारे चक्कर में मेरी भी बेइज्जती होती है। मनोज ने कहा, क्या मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपमानित होने के लिए बना हूँ? श्रद्धा ने कहा, ऐसा नहीं है मनोज, सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। और तुम कह रहे थे ना कि अगर तुमसे प्यार करने लगूं तो तुम पूरी दुनिया उलट पुलट कर दोगे। लो, मैं तुमसे आज कहती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब उलट पलट दो ये दुनिया। यह सुनकर मनोज जैसे सन्न सा रह जाता है और अब बस ठान लेता है कि उसे आईएएस क्लियर करना ही है। फिर मनोज भागकर अविनाश के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुमने पीसीएस कैसे क्लियर किया, तुम मुझे बताओ। तो अविनाश ने बताया कि तुम हमेशा पढ़ाई स्टॉप वॉच लगाकर किया करो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम वाकई में कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो। फिर मनोज ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई की,
पहले उसने प्री क्लियर किया, उसके बाद मेंस क्लियर किया और अब आई इंटरव्यू की बारी। मनोज हिंदी माध्यम से था और यूपीएससी में इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा सराहा जाता है। तो इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं, तो आगे चलकर काम कैसे करोगे। तभी मनोज घबरा जाता है, फिर संभल कर कहता है कि मुझे पानी पीना है। सर ने कहा कि सामने पड़ा है पी लो। मनोज ने बोला नहीं सर, मुझे पीतल के गिलास में पानी पीना है, कांच के गिलास में नहीं। सर ने बोला अरे ये क्या बात हुई, पानी तो पानी होता है, चाहे किसी भी गिलास में पियो। मनोज ने बोला मैं यही कहना चाहता हूँ सर, मुझे जो काम मिलेगा उसे पूरे निष्ठा से करूँगा, चाहे हिंदी में करूँ या इंग्लिश में। यह बात सुनकर वहाँ बैठे लोग मनोज से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब रिजल्ट का दिन था। मनोज और श्रद्धा दोनों रिजल्ट देखने गए। वहाँ काफ़ी भीड़ होने की वजह से सिपाही ने सबको खदेड़ दिया, साथ ही मनोज को भी धक्का देकर अलग कर दिया। डर की वजह से मनोज ने रिजल्ट नहीं देखा, तो श्रद्धा रिजल्ट देखने गई और आकर मनोज से चीखते हुए बोली, मनोज तुम आईपीएस बन गए। वहाँ खड़े सिपाही ने यह सुनकर मनोज को तुरंत सैल्यूट किया। मनोज हैरान हो गया और सोचा कि एक रिजल्ट ने उसकी सारी दुनिया बदल दी। फिर मनोज और श्रद्धा दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। इस कहानी के जरिए मनोज ने हमें यह सिखा दिया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बेकार हो, अगर आप किसी चीज़ को करने का ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसका लाइब्रेरी में काम करना, आटे चक्की में काम करना, बर्तन धोना, कुत्तों को टहलाने का काम करना, यही सिखाता है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो द बुक्स वाला को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।